नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कोट में, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जो परमात्मा ने आपको क्वालिटी दी है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको तराशिए, इतनी मेहनत करिए कि आने वाले समय में आपकी मेहनत बोले, आपका काम बोले। ओके। और उसी चीज़ को आप करके दिखाओ। जिस चीज़ का यहाँ पर आपको डाउट है, अपने अपने ऊपर डाउट जो है ना, वो उसको ख़त्म करना नहीं होने देना। तो आप आगे बढ़ो। तो ये सब चीज़ें तभी आगे बढ़ पाएंगी जब आपका थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव होगा। अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखो। तो थॉट प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव कैसे रहेगा? उसको पॉजिटिव रखने के लिए आपको अपना एनवायरनमेंट जो है ना उसको पॉजिटिव रखना होगा। आपकी संगति जो है ना वो उन लोगों के साथ होनी चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स जो है वो आ रहे हैं। ओके। और बार बार जो है ना इसी सर्कल में आपने अपने आप को एनरिच करना है। तो जब अपने आप को एनरिच करोगे तो अपने आप पर कभी भी डाउट आप नहीं करोगे। अपने आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। ओके। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होगा तो आप आगे बढ़ोगे, तो बड़ी मज़े से जो है ना आप अपना काम करोगे और अपना आपका जो काम है वो बोलेगा। ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं। शुरुआत कोर्ट से होती है, उसके बाद में एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेकर अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर बाद में शीशे के सामने 3 वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी होती है। फिर एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस होता है और एक मैप आपको मिलता है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। और लास्ट में जो मैप मैंने दिया होता है उसी की जो है डिटेल होती है, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा होता है उसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज 1 मार्च 2021 है। तो थोड़ा सा मैं टाइमिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि डेली आपको ये जो एनालिसिस है आपको मिलता है। टाइमिंग जो मैंने यहाँ पर कंफर्म की है वो 10:30 तक जो है रहेगी, क्योंकि 10:30 तक ही जो है ना वो सारा जो है पूरा सिनेरियो, पूरा सेटअप जो है वो मुमकिन हो पाता है। तो 10:30 तक जो है आपको बिल्कुल शार्प 10:30 तक जो है एनालिसिस आपको मिल जाया करेगा। तो लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताजो कि जिसको भी इस लेक्चर की ज़रूरत है, जो भी इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका फ़ायदा हो। और इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो लिंक में जो है टेलीग्राम चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाकर जो है आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर डेली जो है पीडीएफ जो है अपलोड्स होते हैं, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल डिस्कशन से। तो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में बात कर रहे हैं, थ्रो बाथ वाटर आरबीआई नॉट द बेबी, पेमेंट सेफ्टी गाइडलाइंस थ्रेटन डिजिटल ट्रेड। तो अभी क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है, थोड़ा सा मैं पहले इसका हिस्ट्री बताता हूँ आपको। तो अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने नए रूल्स जारी किए हैं कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन मर्चेंट से, जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, और यहाँ से आप जो भी कोई भी चीज़ मंगवाते हो और उसके बाद में जो आप पेमेंट करते हो ना, तो पेमेंट जो एग्रीगेटर्स हैं जो यहाँ पर पेमेंट करते हैं अमेजोन के बिहार पर या फ्लिपकार्ट के बिहार पर, तो ये भी अलग से कंपनीज हैं, पेमेंट कंपनीज। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कार्ड का डाटा होता है, चाहे आपका डेबिट कार्ड है चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है, तो वो ऑनलाइन ही स्टोर रहता है। अगर आपने भी अगर शॉपिंग की हो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो आप या फिर पेटीएम से, पेटीएम पे अगर आप कोई रिचार्ज करते हो, तो आपको ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपकी जो कार्ड डिटेल्स है वो पहले ही ऑनलाइन सेव रहती हैं। आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ सीवीवी डालना होता है, जो कार्ड के पीछे पिछली साइड जो नंबर होता है 3 डिजिट का, आप सिर्फ वही डालते हो तो आपकी पेमेंट हो जाती है, आप रिचार्ज कर लेते हो, आप शॉपिंग कर लेते हो। ओके। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर चिंता जताई कि जो ये कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन सेव रहती है ना, तो ये कंज्यूमर को किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचा सकती है ये चीज़। तो इसी के चलते यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर डिसअलाउ कर दिया जितने भी ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं या फिर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, कि वो जो आपके कार्ड डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स है उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा, जब भी आप यहाँ पर पेमेंट करोगे, जब भी आप शॉपिंग करोगे, तो आपको पूरे नए तरीके से ना दोबारा से कार्ड नंबर डालना होगा, फिर दोबारा से एक्सपायरी डेट डालनी होगी, और फिर जो उसके जो कार्ड को पलट के जो 3 नंबर का जो सीवीवी होता है जिसको कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं, फिर उसको फिल करना होगा, फिर जाकर आपकी पेमेंट होगी। ओके। मतलब कि आपकी कार्ड डिटेल्स आपके पास ही रहेंगी और आपको हर बार जब भी आप नई शॉपिंग करोगे, नई रिचार्ज करोगे, तो आपको दोबारा से सारी जो डिटेल्स है ना वो फिल करनी होगी। लेकिन ऑथर जो है ना, ऑथर इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
इनका मानना कुछ और है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, शुरुआत में बात कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी नया रूल निकाला है कि डिसअलाउ कर दिया जितने भी ऑनलाइन परचेस हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, कि आप जो है कस्टमर का जो कार्ड क्रेडेंशियल्स हैं, कार्ड की जो डिटेल्स हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते ऑनलाइन। ओके, उसका कोई भी आप जो है डाटाबेस, जो भी आपका डाटाबेस है, जो सर्वर्स है, वहाँ पर आप उसको सेव नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो रूल है ना, ये जुलाई महीने से लागू होगा। ओके, जुलाई महीने से लागू होगा। तो ये सभी इकट्ठे होके गए भी थे आरबीआई के पास। आरबीआई के पास इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी दी थी कि आप इसको ऐसा मत करिए, ऐसे हमारा जो डिजिटल ट्रेड है ना, वो जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आरबीआई ने रिक्वेस्ट नहीं मानी। आरबीआई ने यहाँ पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, जो मैंने नया रूल निकाला है उसी को आपको फॉलो करके चलना होगा। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात आगे कर रहे हैं कि ये एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। मतलब कि डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट की जो मार्केट है ना, उसको एनकरेज नहीं होने देगा, उसको डिस्करेज ही करेगा। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रभाव रहेगा इस डायरेक्टिव का, इस रूल का, वो यही रहेगा कि कंज्यूमर को सारी डिटेल्स जो है दोबारा से एंटर करनी पड़ेगी जब भी कोई वो पेमेंट करेगा। तो अभी क्या होता था, अभी सिर्फ आपने एक सीवीवी फिल करना होता था ऑनलाइन, आपकी जो कार्ड की डिटेल्स से पहले ही रहती थी, स्टोर रहती थी वहाँ पर। तो आप सिर्फ क्या करते थे, आप सीवीवी डालते थे, 3 डिजिट का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और आगे बात कर रहे हैं कि जो ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल होता है, तो वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर भी इसको सेकंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कह रहे हैं कि ये भी मतलब कि दूसरा एक पड़ाव है ऑथेंटिकेशन का, कि बिल्कुल सही पेमेंट हो रही है। जब ओटीपी जा रहा है किसी के पास, किसी के रजिस्टर्ड मोबाइल है, तो वहाँ पर ही जाएगा। ओके, तो वहीं से तो ओटीपी जब फिल करेगा तो फिर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी। तो ऐसा ही करते हो जब आप सीवीवी लगाते हो। सीवीवी लगाने के बाद आपके पास ओटीपी आता है और ओटीपी फिल करते हो, तो फिर एक तरह की ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट हुई है बिल्कुल वो सिक्योर है। ओके, तो ये ऑथर भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि ये सिक्योर है अगर आप ओटीपी की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो तो। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि आरबीआई की जो इंटेंशन है कि हमने डिजिटल पेमेंट के मामले में सिक्योरिटी को एनहांस करना है, बढ़ाना है, ताकि जो हमारे आम नागरिक हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी यहाँ पर जो कीमती मनी है, ठीक है, वो वेस्ट ना हो जाए। ओके, उनका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले। तो इन सभी बातों को यहाँ पर ऑथर बात करने की जायज़ है, बिल्कुल जायज़ बात है कि ऐसा करना चाहिए आरबीआई को। तो आरबीआई का काम ही है कि रेगुलेट करना है मार्केट को, तो करेंसी की सप्लाई देखना है और यहाँ पर सिक्योरिटी भी देखनी है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ऑथर की ये तो बात जायज़ है, लेकिन इसके और भी रास्ते जो है ना निकाले जा सकते हैं अगर इस गोल को अचीव करना है। तो हम यहाँ पर जो जैसे इनकन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं डिजिटल ट्रेड के मार्केट में, तो ये इनकन्वीनियंस को हम जो है ना इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा कि जो ये नया जो मार्केट अभी डेवलप हो रहा है, जो डिजिटल पेमेंट मार्केट का यहाँ पर जो सेगमेंट डेवलप हो रहा है, तो इसको हम बचा सकते हैं। ओके, इसको हमने ग्रो करना है, आगे की ओर लेकर जाना है, ना कि इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सब्सक्रिप्शन सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन सर्विस है, जिसने भी अपना कार्ड लगाया है, तो उसको यहाँ पर पीरियोडिक रीन्यूअल उनका होता रहे समय समय पर। जो यहाँ पर जो मर्चेंट्स है, जिनके अंतर्गत जो जिनके सर्वर में या जिनके डाटाबेस में आपका कार्ड स्टोर है, तो रीन्यूअल उनका समय समय पर होता रहे, ताकि जो कि यहाँ पर जो चांसेस हैं कि उसका मिस यूज़ हो सकता है, तो वो कम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कंज्यूमर की आगे बात करें कि कंज्यूमर जो है ना अपना भरोसा जताता है मर्चेंट्स के ऊपर, जो अमेजॉन्स है या फिर जो यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बिल डेस्क की बात करूँ, तो बिल डेस्क नाम का एक पोर्टल खुलता है जब आप पेमेंट करते हो, जब आप सीवीवी भरते हो। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो यहाँ पर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की बिहाफ पर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स अपना भरोसा जताते हैं, अपना कंसेंट देते हैं उनको कि आप हमारा जो कार की जो डिटेल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप स्टोर करके रखिए अपने डाटा बेसिस में। ओके, तो तब तक यहाँ पर आप रखें जब तक वो आपकी सर्विस ले रहे हैं। जब उनकी यहाँ पर मर्जी नहीं है कि आपकी सर्विस हमने नहीं लेनी, तो तब उनकी मर्जी वो हट भी सकते हैं। ओके, क्योंकि सर्विस तो निरंतर चलती रह रही है ना। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि जो सर्विस है ना, उसमें किसी भी तरीके से बाधा नहीं आएगी। ओके, अगर कोई भी कार्ड की डिटेल्स जो है ना वो ऑनलाइन स्टोर है, तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है सर्विस चलती रहेगी। तो यहाँ पर बाधा नहीं आएगी, तो फिर डिसरप्शन भी कम होगी डिजिटल पेमेंट मार्केट के सिस्टम में। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें कि अगर आप कार्ड पेमेंट की बात करो फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ओटीपी की भी ज़रूरत नहीं होती। जो वन टाइम पासवर्ड होता है, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पर ओटीपी भी नहीं आता है। तो इससे क्या होता है, इससे फिशिंग अटैक या फिर बॉट अटैक जैसे यहाँ पर जो चांसेस है ना, वो बढ़ जाते हैं आपकी कार्ड डिटेल्स के ऊपर। तो अगर देखो आपका ओटीपी ही आपके पास नहीं आया, जो कि एक
एक तरह की लेयर थी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी फिल करोगे तब जाकर जो है आपकी पेमेंट होगी। अब ओटीपी ही नहीं आएगा तो अगर आपकी कार की डिटेल्स ऑनलाइन सेव है किसी सर्वर पर तो उसका मिसयूज डेफिनेटली होगा। फिशिंग अटैक कहने का मतलब बिल्कुल हूबहू आपकी कार डिटेल जो नंबर जो उनके पास है उसी को फिल करके कोई जो पेमेंट कर देगा और पैसे आपके अकाउंट से चले जाएंगे, तो उसको बॉट अटैक यहाँ पर नाम दिया जा रहा है, आपके जो पैसे चले जाएंगे। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर हैं वो अपने कार्ड को इंटरनेशनल यूसेज के लिए ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है ना यहाँ पर मौका देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए अपने कार्ड को वो यूज़ कर सके, उसमें किसी तरीके का यहाँ पर अब्यूज़ ना हो। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर ऑथर अपनी बात रख रहे हैं और आगे बात कर रहे हैं कि और भी यहाँ पर जो है ना हम सोल्यूशन निकाल कर लेकर आ सकते हैं इस मेथड को। यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट मार्केट में इसको वृद्धि की ओर लेकर जा सके, इसमें डिस्ट्रप्शन कम हो, तो यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पर जो है ना बात की जा रही है टोकनाइजेशन की, कि टोकन सिस्टम आप यहाँ पर रख लो जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, कार्ड डिटेल्स भी जो है ऑनलाइन सेव रहेंगी और अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ऑथेंटिकेशन की एक और लेयर बन जाएगी। ओके, तो इसके तहत यहाँ पर बात करें कि प्रोटेक्शन बनाई जा सकती है। तो अगर दो मेथड्स को अगर हम उसका कॉम्बिनेशन करके चलते हैं, कंबाइन करके चलते हैं, तो पहला मेथड तो वही जो ऑलरेडी चल रहा है कि जो आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर है, जो आपके फोर्टिफाइड वॉलेट्स हैं या फिर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बिल डेस्क है। ओके, तो ऑलरेडी वहाँ पर आपके जो डिटेल्स हैं कार्ड के रिगार्डिंग ऑलरेडी वहाँ पर जो है मेंशन है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको सिर्फ सिंगल क्लिक पेमेंट होती है, आपने सिर्फ सीवीवी भरना है तो पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो वैलेट्स होते हैं ई वैलेट्स तो वहाँ से कट हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक से ज़्यादा जो यहाँ पर फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ओटीपी आ जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे नॉर्मली अभी रूटीन में चल रहा है, तो उसी को यहाँ पर आगे फॉरवर्ड करने की बात कर रहे हैं कि उसमें एक स्टेप या एक से ज़्यादा जो स्टेप ऑथेंटिकेशन का उसको आप और बढ़ा दो। और दूसरी यहाँ पर बात करें टोकन नंबर को, टोकन नंबर वाला यहाँ पर जो सुविधा यहाँ पर बता रहे हैं ना, इसी को कंबाइन करने की बात कर रहे हैं जो अभी वाला चल रहा है उसके साथ। तो टोकन नंबर में क्या बात कर रहे हैं कि इसमें आपका कार्ड डाटा जो है ना उसको आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं कि कार्ड का क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मर्चेंट है ना जो आपकी पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो वही जो है एक तरीके से एक टोकन होगा जिसको जो है जो आपका इशूइंग बैंक होगा, जहाँ जिस बैंक से आपके पैसे कटने हैं, तो उससे जो है एक टोकन जो है ना वो शेयर करेगा। तो टोकन जो है यहाँ पर इसको 16 डिजिट का कहा जा रहा है कि बैंक जो है ना बाद में इसको इशू करेगा मर्चेंट को, तो 16 डिजिट का ये होगा, रैंडमली सेट ऑफ नंबर होंगे, कोई भी आगे पीछे 16 डिजिट का, ये कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं होगा, अलग से एक टोकन नंबर बनाया जाएगा जिसको कि यहाँ पर आपकी मर्जी के बगैर जो ना इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकेगा। तो एक नंबर जो है टोकन का पहुंच जाएगा मर्चेंट के पास, एक आपके पास आ जाएगा, तो आपको फिर फिल करना होगा, जैसे आप ओटीपी फिल करते हो तो आपको उसी टोकन नंबर को फिल करना होगा, फिर जब वो मैच कर जाएंगे मर्चेंट वाला और आप वाला, फिर जो है आपकी पेमेंट होगी। ओके, तो इस तरीके से जो है बैंक को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। तो ये इसको भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो पहले से जो चीज़ें चल रही हैं, तो आपका ऑनलाइन जो है कार्ड वहाँ पर सेव है, तो आपने सिर्फ सीवीवी डाला तो एक और लेयर बन जाएगी, ये जो टोकनाइजेशन वाला सिस्टम इससे एक और लेयर बन जाएगी और ऑथेंटिकेशन का यहाँ पर जो चांसेस है और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपकी सिक्योरिटी भी जो है ना आपके कार्ड की, आपकी डिटेल्स की, आपकी पैसे की, वो भी बढ़ जाएगी। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल मैच्योर है। ओके, तो यहाँ पर इसकी जब अडॉप्शन करते हैं तो यहाँ पर इसको समय लगेगा, अभी आने वाले समय में तो आरबीआई जिस हिसाब से यहाँ पर परमिशन देगा फ्री होगा, आरबीआई अगर बोलेगा तभी जो है यहाँ पर आगे काम होता है पेमेंट मार्केट में, या फिर हमारी इकॉनमी में कोई भी नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस हो तो। और आखिर में बात करें कि अगर हम वेट कर लेते तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर भारत की हम डिजिटल पेमेंट मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अभी लोएस्ट लेवल ऑफ कार्ड फ्रॉड अभी पाए गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर कार्ड फ्रॉड नहीं हुए हैं। ओके, तो अगर पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करें ना तो साल 2020 में $200 बिलियन के ऐसे फ्रॉड हुए थे, तो ऐसा मनी लॉस हुआ था। तो भारत के क्षेत्र में अभी मार्केट उभर रही है। ओके, लेकिन फिर भी हमें जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये मार्केट बहुत बड़ी हो जाएगी तो उस समय इसको संभालना टफ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें जो है ना इसको संभाल कर चलना है कि आने वाले समय में बिल्कुल सही तरीके से हम आगे बढ़े। तो चलिए अभी सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नीडेड वैक्सीनेशन इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। तो हाल ही में जो है ना Q3 का जीडीपी ग्रोथ का डाटा आया है परसेंटेज के हिसाब से, तो वहाँ पर हमारी जो जीडीपी है ना वो 0.4% तक जो है पहुँच चुकी है। अभी हमारी जीडीपी जो है Q3 के डाटे के हिसाब से जो है वो 0.4% है। तो यहाँ पर ये Q1 Q2 इसका भी थोड़ा मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने का एक क्वार्टर हम मानकर चलते हैं।
तो हमारा जो यहाँ पर क्वार्टर शुरू होता है वो शुरू होता है जो हमारा फिजिकल ईयर जब से स्टार्ट होता है। तो फिजिकल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ओके, जैसे अभी हमारा जो फिजिकल ईयर 2021-22 चलेगा, जिसका कि बजट अभी अनाउंस हुआ है 1 फरवरी को, तो वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। ओके, 2021 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और ख़त्म होगा जाकर 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर बनता है वो बनता है अप्रैल, मई, जून। जो फिर उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर बनता है वो बनता है जुलाई, अगस्त, सितंबर। और जो तीसरा क्वार्टर बनता है वो बनता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद जो चौथा क्वार्टर बनेगा फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, अभी ये जो रिजल्ट आया ना, अभी ये क्वार्टर 3 का आया है। कहने का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के जो महीने में जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने प्रगति की है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि ग्रोथ 0.4% हुई है पिछले साल के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर के मुकाबले में। ओके, तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पर परसेंटेज राइज या परसेंटेज डाउन दिखाते हैं। ओके, जब भी यहाँ पर 0.4% हो या 5% हो, इसका मतलब यही होता है कि पिछले साल जो 2019-20 में 2019-20 का जो क्वार्टर 3 था उसमें कितनी ग्रोथ थी, उससे यहाँ पर कितना आगे बढ़े हैं। अगर पॉजिटिव जाते हैं तो यहाँ पर फिर पॉजिटिव ग्रोथ हो जाए, अगर नेगेटिव में जाते हैं फिर माइनस लिख देते हैं साथ में। तो शुरुआत में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो एस्टीमेट निकल कर आए हमारी इकोनॉमिक आउटपुट का, जीडीपी का, जो थर्ड क्वार्टर का, उसने यहाँ पर ये चीज़ शो की है कि अभी दोबारा से हमारी इकोनॉमी जो है ना वो ग्रो होनी शुरू हो गई है। तो अभी 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स का जो रिजल्ट आया था पैंडेमिक के दौरान में, तो यहाँ पर बुरी तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है प्रभावित हुई थी। ओके, तो यहाँ पर लगातार जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का, तो वहाँ पर माइनस में हमारी जीडीपी थी। क्योंकि जब हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल, मई, जून, तो ये 3 महीने तो ज़्यादातर हमारे लॉकडाउन में गुजरे, तो वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ तो टोटली ठप हो गई। जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ही ठप हो गई, जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया तो वहाँ पर -24.4% हमारी जीडीपी थी, माइनस में थी, -24%। तो ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार इतने बड़े लेवल पर माइनस में हमारी जीडीपी ये पहली बार गई थी। ओके, फिर बाद में जब जुलाई, अगस्त, सितंबर का जब रिजल्ट आया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हमने इकॉनमी को खोलना शुरू कर दिया, तो उस समय -7% तक पहुँच गई, मतलब कि थोड़ा सा उछाल वहाँ पर देखने को मिला। तो जब बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा हमने ढील दी, अच्छे से इकॉनमी जो दोबारा से रिवाइव होनी शुरू हो गई, तो 0.4% तक हमारा क्वार्टर 3 का जो ग्रोथ है वो पहुँच गई। तो अभी इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है जीडीपी की जो एस्टिमेशन थी, तो अभी उस हिसाब से यहाँ पर ठीक ठीक आ गया है। तो अभी भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये यहाँ पर काफ़ी महत्व रखती है ये बात, क्योंकि हम नेगेटिव -24.4 से उभरे हैं, उसके बाद -7.3 तक पहुँचे, अभी ये 0.4 तक पहुँचे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है हम जो है आगे बढ़ रहे हैं अपनी इकोनॉमी के मामले में, इकोनॉमी जो है अच्छे से ग्रो कर रही है। इसके अलावा बात कर रहे हैं एनएसओ की, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो सेकंड एडवांस एस्टिमेटेड नेशनल इनकम का, इस फिस्कल का, उसको भी यहाँ पर शो कर दिया है कि वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारी जो जीडीपी है ना वो 8% से जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई है टोटल ओवरऑल 2020-21 में। और इसके अलावा अगर करंट प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो जीडीपी डिक्लाइन जो इस साल का है वो यहाँ पर -3.8% है, जिससे यहाँ पर जो महंगाई है ना पूरी इकोनॉमी में 4.2% के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये एक तरह का एस्टिमेशन है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये जो जीडीपी का डाटा आता है ये कौन से ऑफिस के द्वारा जारी होता है, कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एज ए इकोनॉमिस्ट, अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हो या फिर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो ये सारा डाटा अभी जो एस्टिमेशन है जीडीपी के बारे में। ओके, इसके अलावा अगर बात करें वैल्यू एडिशन की, मतलब कितना जो है कौन कौन से सेक्टर्स में जो है वृद्धि देखने को मिली है, तो क्वार्टर 3 में यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जो है अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है 7.4% तक की। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी जो है 9.8% की वृद्धि देखने को मिली है, मतलब अच्छी खासी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात ये भी कर रहे हैं कि फूड सेक्टर में अगर बात करें तो भी सप्लाई साइड कांस्टेंट होने की वजह से जो है ना फूड प्राइसेस जो है ना उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुछ सप्लाई साइड कांस्टेंट है, मतलब सप्लाई उतनी अभी नहीं हो रही फूड प्रोडक्ट्स की जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से फूड प्राइसेस जो है उसमें महंगाई देखने को मिल रही है। और आगे बात करें कि अगर हम करंट प्राइसेस के हिसाब से बात करें तो जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब ये क्या होता है, जब भी हम यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है प्लांट्स की, कितने नए प्लांट खुले, कितनी नई मशीनरी लगी, कितनी यहाँ पर नई जो है लैंड एक्वायर की गई है फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप। तो ये सभी चीज़ें जो है ना ये एक तरह का फिक्स्ड कैपिटल है। ओके, एक ही बार जो है यहाँ पर लग जाता है, बाद में वहाँ पर फिर मशीन लगती है, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो एक ही बार जो है ये फिक्स्ड कैपिटल लगाना होता है। इसका मतलब क्या है, अगर फिक्स्ड कैपिटल लगना है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए।
तो उसी की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में अभी जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। तो 26.7% ऑफ द जीडीपी जो है ना यहाँ पर ये डाउनफॉल आया है, मतलब कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इतनी बड़ी गिरावट आई है। तो ये गिरावट तभी आई कि इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट एडवांस जो एस्टिमेट है इसके हिसाब से यहाँ पर ये डाटा बताया जा रहा है। तो इसी के चलते हमें यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट का जो रेट है उसको अभी ज़रूरत है कि इसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना होगा। ओके, तो इसके लिए हमें उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा कि हमारी ग्रोथ जो है वो भी हायर हो, आगे बढ़ती रहे, और इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भी आगे बढ़े। देखो, इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो जाकर प्लांट्स लगेंगे, तभी मशीनरी सेटअप होगा, तभी जाके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ानी है तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसको इंप्रूव करना होगा। तो करंट प्राइसेस के हिसाब से यहाँ पर ये हमें डाटा बताया जा रहा है। देखो, दो तरीके से हम यहाँ पर जो है टैकल करके चलते हैं जीडीपी को। एक होती नॉमिनल जीडीपी और एक होती रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मेजर होती है करंट प्राइसेस के हिसाब से कि अभी क्या भाव चल रहा है मार्केट में अलग अलग कमोडिटीज़ का, अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। ओके, दूसरा होता है रियल जीडीपी, तो यहाँ पर हम चलते हैं कांस्टेंट प्राइसेस के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई बेस ईयर मान लेते हैं, जिस बेस ईयर में जिस भी साल में सपोज करो 2011-12 में किसी सेक्टर में या ओवरऑल सेक्टर मान लो कि जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली, फिर उसी से कंपेयर करते हैं कि हमारी रियल ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, तो जब तक हम उससे ऊपर नहीं जाते तब तक हम उससे डिक्लाइन ही मानते हैं कि जो हमने लास्ट ईयर पिछले कुछ सालों में जितनी हमने वृद्धि की थी क्या हम उससे आगे बढ़े हैं। तो उसको बेस ईयर मानकर जो है हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर रियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि 2020-21 में जो रियल ग्रोथ है, तो अगर ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें तो सिर्फ -6.5% थी। तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 8.4% के हिसाब से ग्रोथ गिरी है। कंस्ट्रक्शन में 10.3% के हिसाब से ग्रोथ गिरी है। इसके अलावा जो ट्रेड है, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी 18% के हिसाब से जो है ग्रोथ जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो बढ़ोतरी कौन से सेक्टर्स में देखने को मिली है? एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा कंस्ट्रक्शन है। तो अगर मैं पैंडेमिक के दौरान की भी अगर बात करूँ ना, तो उस समय भी जो यहाँ पर Q1 का डाटा आया तो उस समय भी एग्रीकल्चर जो था वो 3.4% के आसपास था। मतलब कि वो भी वहाँ पर उस समय भी ग्रोथ जो थी वो पॉजिटिव में ही थी। लेकिन बाकी सेक्टर्स का बुरा हाल हो गया। तो अभी भी काफ़ी सेक्टर्स का जो है ना अभी बुरा हाल है, नेगेटिव में ग्रोथ है जो Q3 का रिजल्ट आया उसके हिसाब से। तो आगे अगर बात करें कि रिकवरी अगर करनी है तो उसके लिए हमें एक सस्टेन पॉलिसी जो है ना वो सपोर्ट चाहिए, जो कि हम जो है ग्रोथ मोमेंटम को रिवाइव कर सके, आगे बढ़ा सके अलग अलग की सेक्टर्स में, खासतौर पे जो मैन्युफैक्चर्स है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रैवल है, ट्रेड सेगमेंट्स है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा जो है पॉलिसी इंड्यूस हम दें कि यहाँ पर भी जो है ना ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिले इन सेक्टर्स में भी। तो इसके ऊपर हम बाकायदा से जो है अलग से फोकस करके चलना होगा। और आखिर में बात करें कि सक्सेसफुल वैक्सीनेशन, तो ये एक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो यहाँ पर एक तरह की शर्त है कि अगर आप अलग अलग सर्विसेज में आप चाह रहे हो कि ग्रोथ दोबारा से देखने को मिले, तो अगर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो गया पूरे भारत में अच्छे से, तो आराम से जो है जिन सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ है ना वहाँ पर वो पॉजिटिव भी आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो दूसरी यहाँ पर बात करें कि इफेक्टिव हमें फॉलोअप करके चलना, जो हमने बजट में ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाई है, जिस तरीके से भारत सरकार अलग अलग प्लान लेकर आई है कि हमने कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से एरियाज को दोबारा बूम अप करना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना इसको हमने अच्छे से फॉलो अप करना है। तो यही यहाँ पर जो है ना यहाँ पर रिवाइवल की एक चाबी है, कुंजी है। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है अगर हम बाकी के जो सेक्टर्स बचे हैं अगर वहाँ पर भी ग्रोथ पॉजिटिव में लेकर आनी है। तो चलिए अभी थर्ड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें FYI PLI इज हैविंग द राइट इफेक्ट। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी PLI, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो जिसके तहत भारत सरकार क्या करने जा रही है, पैसे देगी अलग अलग यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जो कि हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है ना, जो प्रोडक्शन का नंबर है वो ज़्यादा निकले। और उसी प्रोडक्शन को हम इस तरीके से यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि एक तो प्राइस के हिसाब से भी यहाँ पर जो है ना कम्पीट कर सके ग्लोबल लेवल पर, जो खासतौर पर जो बड़ी मार्केट जैसे चाइना की मार्केट है, US की मार्केट है। कल को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने बने हुए प्रोडक्ट्स को, तो दूसरा यहाँ पर जो है डोमेस्टिकली भी जो डिमांड है ना यही पूरी करें। तो ओवरऑल यहाँ पर भारत सरकार चाह रही है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में इस हिसाब से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बूम करें कि जो लोकल डिमांड है वो भी पूरी करें और बाहर एक्सपोर्ट भी करें अच्छे और कम दामों में। ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है ना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाली है, और एक्सपोर्ट भी जो है ना हमारा अच्छा खासा जो है राइज होने वाला है। तो उसको अच्छा खासा धक्का लगने वाला है हमारे एक्सपोर्ट को भी, मतलब कि आगे प्रमोशन होने वाली है। तो आगे यहाँ पर बात करें जो स्कीम है
इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऑलमोस्ट $20 बिलियन अलग अलग जो एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आने वाले यहाँ पर 5 सालों में। ओके, तो इसके तहत यहाँ पर ये चाहेगी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी जो आउटपुट है, टोटल आउटपुट है, उसको बढ़ाएं, इंक्रीज करें और वहाँ पर उनको इंक्रीमेंट मिलेगा उसी हिसाब से। तो इसी के तहत यहाँ पर इंडियन मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट बेचें और एक्सपोर्ट के लिए भी जो है ना अपने आप को तैयार करें। और इससे यहाँ पर क्या होगा, जो जो फॉरेन कंपनीज हैं तो उनको भी एक तरीके की हेल्प मिलेगी। भारत सरकार इस तरीके से जो है इंसेंटिव दे रही है तो वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आएगी। इसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुकी है तो वो कोशिश करेगी कि अपना दायरा बढ़ाए भारत में और भी किसी शहर में जाकर प्लांट लगाए, ताकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है हम भी इसमें योगदान दें, क्योंकि हमें भी इंसेंटिव मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जितना भी ये नया यूनिट लगाएंगे तो उससे यहाँ पर उनको इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे यहाँ पर और एक्सपैंड होते जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो भी यहाँ पर क्रिएट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। जब ऐसे इस विचारधारा से हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और दूसरी ओर से अगर सरकार इंसेंटिव देती रहेगी इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, तो यहाँ पर टोटल 13 सेक्टर जो है ना वो चुने गए हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं जैसे वाइट गुड्स सेक्टर की बात करूँ तो वाइट गुड्स सेक्टर होता है जैसे यहाँ पर फ्रिज हो गया, एसी वगैरह हो गया, जो इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसी के तहत उसके दोबारा जो है दूसरा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं सोलर पैनल के वो वाला सेक्टर हो गया, तो बैटरीज का सेक्टर हो गया। इसी तरीके से 13 टोटल सेक्टर है जहाँ पर इस स्कीम को लागू किया जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से बढ़ोतरी देती है ना, बढ़ावा देती है मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिव देकर, तो इसका भी फायदा होगा। तो जो जीएसटी लगता है जब ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, तो जीएसटी का जितना भी रेवेन्यू होता है भारत सरकार के पास जाता है। तो जितने प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, जितनी बिक्री ज़्यादा होगी, जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, उससे टैक्स रेवेन्यू भी भारत सरकार का बढ़ जाएगा। ओके, तो जीएसटी की यहाँ पर बात करें, अगर लोकल लेवल पर प्रोडक्ट बढ़ता है तो जीएसटी का रेवेन्यू भी भारत सरकार का वो भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल सेक्टर में और टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में ही यहाँ पर आगे आने वाले 5 सालों की बात करें कि 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है ना यहाँ पर भारत सरकार जो है कमा सकती है आने वाले 5 सालों में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में से ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक सेक्टर में से ही इतना यहाँ पर रेवेन्यू निकल कर आ रहा है भारत सरकार का। और आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी जुलाई 2020 में किन किन सेक्टर्स में। पहला था मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था मटेरियल्स, बल्क ड्रग्स जिसको हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बोलते हैं, और तीसरा है मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्शन। तो इन 3 सेक्टर्स में जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम शुरुआत में लॉन्च की थी। तो मेडिकल डिवाइसेस प्रोडक्शन क्या होता है, मेडिकल डिवाइस की फॉर एग्जांपल जैसे कोई सिरिंज हो गया, कोई जैसे सेटोस्कोप हो गया, या फिर जो ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होगी, और इसी तरीके से जो भी यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत पड़ती है जिन जिन डिवाइसेस की किसी पेशेंट को चेकअप करने के लिए, तो उन सबको यहाँ पर मेडिकल डिवाइसेस हम बोलते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन में भी यहाँ पर जो वृद्धि हो, उसके तहत यहाँ पर 3 सेक्टर्स में भारत सरकार ने शुरुआत में यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट देनी शुरू की पीएलआई स्कीम के तहत। तो यहाँ पर टोटल जो फाइनेंशियल आउटले जो यहाँ पर दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में वो है 51,311 करोड़। ओके, तो बाद में नवंबर 2020 में भारत सरकार ने स्कीम को और एक्सपेंड कर दिया 10 और सेक्टर्स में। तो यहाँ पर राशि जो लगाई जाएगी आने वाले 5 सालों में वो है 1,45,980 करोड़ रुपए। ओके, तो यहाँ पर इंसेंटिव भी भारत सरकार ने उनको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। पहले 4% था, अभी 6% कर दिया। जितनी भी इंक्रीमेंटल सेल होगी किसी भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स की, तो उसका यहाँ पर 6% के हिसाब से इंसेंटिव जो है उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा आने वाले 5 सालों में। और आगे यहाँ पर बात करेंगे जो पीएलआई स्कीम है, ये यूनिकली जो है यहाँ पर एक तरीके का माइलस्टोन बेस्ड इंसेंटिव है। मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है ना आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक आउटपुट ओरिएंटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो कॉम्पिटेटिवनेस है, ठीक है, उसमें भी यहाँ पर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपस में भी हमारी कंपटीशन बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो अगर हम बाहर की जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, उनके साथ भी हमारा कंपटीशन यहाँ पर जो है बनना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट को जो इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, जब प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि इम्पोर्ट का एक सब्सटीट्यूट हमारे पास हो जाएगा। तो पहले जो चीज़ हम बाहर से मंगवाते थे, इम्पोर्ट करते थे, अब उसको खुद ही हमने बनाना शुरू कर दिया है। तो एक सब्सटीट्यूट हमने खुद ही बना लिया इंपोर्ट का। अभी इंपोर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट के ऊपर जो है हमारा टैक्स का पैसा जो है खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इंपोर्ट हमेशा महंगा पड़ता है, ठीक है, अगर घर में कोई चीज़ बनती है तो सस्ती पड़ती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट में प्रमोशन हो जाएगी, जैसे हमारा एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारी वैल्यू जो है करेंसी की वो भी स्ट्रांग होती जाएगी। और इसी के साथ जो है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कहने का मतलब है जो पैसा है ना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितना प्राइस है, तो इसमें भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा।
तो अगर इसमें कंपटीशन बढ़ता ना तभी जाकर हम जो है चाइना को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि चाइना जो है ना जो भी अपना मार्केट में माल उतारता है उसका हमेशा प्राइस बहुत कम रखता है, जो कि कोई भी मार्केट जो है ना उसको टक्कर ही ना दे सके। तो यूएस तक जो है उसको यहाँ पर टक्कर देने में यहाँ पर बहुत जो है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो भारत को आगे अभी आना होगा, हमारी लेबर जो है लेबर कॉस्ट हमारी सस्ती पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है हम कंट्री होने वाले हैं पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से कुछ ही सालों में, तो हमें इसका जो है ना अच्छे से फ़ायदा उठाना है। तो इसके अलावा आगे बात करें कि नई टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर इन्फ्यूज़ करेंगे, उसमें उसमें हमें हेल्प मिलेगी नई टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। और आगे बात करें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी, और जो जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें भी जो है ना अच्छा खासा जो है वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। मिलियंस के हिसाब से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी आने वाले समय में। और जो एमएसएमईज हैं, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो अदारा है, तो यहाँ पर भी हम अच्छे से इनको स्टिमुलेट कर पाएंगे। तो ज़्यादातर जो अदारे निकल कर आएंगे, जो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में निकलेंगे ना, ज़्यादातर एमएसएमईज के अंदर अंदर ही चलेंगे। कहने का मतलब है जो बड़े उद्योग है ना उनकी गिनती भारत में कम है, लेकिन एमएसएमईज की जो गिनती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं के हिसाब से ही भारत की इकोनॉमी चलती है और इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट निकल कर आती है। तो इनके ऊपर हमारा जो है यहाँ पर फोकस अभी जो है भारत सरकार का चल रहा है पीएलआई स्कीम के थ्रू। और इसके अलावा एक नई गतिशीलता जो ना वो आ जाएगी हमारे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स में, जहाँ जिन सेक्टर्स में से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट निकल कर आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्सटाइल हो गया, मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट होगी, इसके अलावा जो वाइट गुड्स हो गए जैसे मैंने अभी बात की थी, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज वगैरह, एसी हो गया। तो फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ सकती हैं। और सिमिलरली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक नई एनर्जी भी यहाँ पर जो है ना फूकी जाएगी अलग अलग सेक्टर्स में, कि आप नए शरीर से अभी जो है ना एनर्जेटिक तरीके से आप आगे बढ़ो। और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज़ की यहाँ पर बात करने की, वो भी यहाँ पर उनका भी जहाँ पर इंडक्शन होगा, शुरुआत होगी। खासतौर पे जो बैटरी सेल के क्षेत्र है, या टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट का क्षेत्र है, या फिर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल का यहाँ पर क्षेत्र है, या फिर ऑटोमोटिव सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो। और आगे बात करें कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ओके, जो बिग ग्लोबल कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट जो है यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। तो वो भी यहाँ पर इन बेनिफिट्स को जो है लेना चाह रही हैं स्कीम के तहत। तो शुरुआत में अब यहाँ पर बात करें कि जो आईफोन के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनको कि आईफोन ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि उनके मोबाइल फ़ोन जो है आप मैन्युफैक्चर करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे विस्ट्रॉन है, फॉक्सकॉन है और पेगाट्रॉन है। तो इनको यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा एज ए बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम। मतलब इस पीएलआई स्कीम के तहत जो इनको भी जो है बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा एप्पल जो है ना अभी प्लान कर रहा है कि अब नए सिरे से जो है उसका जो आईपैड है ना उसको भी यहाँ पर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंडिया में वो जल्दी से स्टार्ट करेगा। और जो उनका चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, अभी चाइना में जो ये आईपैड जो है निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना अपनी यहाँ पर उसको थोड़ी सी रिडक्शन करेगा। तो वहाँ पर कोशिश करेगा कि हम वहाँ पर रिडक्शन करते रहें और धीरे धीरे, और यहाँ पर इंडिया में आकर जो ना नए प्लांट जो है हम यहाँ पर सेटअप करते रहें। तो कहने का मतलब है कि जो आईफोन वाले हैं, अगर आईपैड जो निर्माण कर रहे हैं जिनका, तो अभी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो अपना निर्भरता है ना उसको अभी छोड़ना चाहते हैं, वो भारत में यहाँ पर एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर भारत सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर आती है तो इससे और फ़ायदा होगा, और जहाँ पर जो अट्रैक्ट जो है हम कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को बाहर से भी। तो ग्लोबल कंपनी जैसे हमने अभी एग्जांपल ली, तो अभी ये ऑलरेडी जो है इनको शामिल कर लिया गया है इन जो स्कीम के बेनिफिट के तहत। और इसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी तैयार है 7,000 करोड़ की नई पीएलआई यहाँ पर लेकर, किन किन सेक्टर्स में, खासतौर पर जो टैबलेट्स का एरिया है, लैपटॉप्स का एरिया और जो सर्वर्स का एरिया है, तो इन सेक्टर्स में भी यहाँ पर 7,000 करोड़ की यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है भारत सरकार यहाँ पर जो है इसके लिए तैयार है कि दे सकती है आने वाले समय में। और इसके अलावा भारत सरकार 5,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर तैयार है किन किन सेक्टर्स में, जो वेयरेबल डिवाइसेस के सेक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मार्ट वॉचेज होगी, जैसे सैमसंग की अगर हम बात करें, या पेटाग्रॉन की बात करें, या फ्लेक्स की बात करें, तो यहाँ पर इनके साथ जो है ना यहाँ पर ये कोशिश कर रही है सभी यूनिट्स की इनका यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो यहाँ पर यूनिट्स हैं उनको एक्सपैंड करें, और नए जो यहाँ पर यूनिट है उनको यहाँ पर सेटअप करने जा रही हैं। तो उनका भी यहाँ पर जो है फाइनल स्टेज चल रहा है, मतलब कि किसी भी समय जो है इनके यहाँ पर सेटअप जो है वो कंप्लीशन की ओर जो है बढ़ सकता है। तो इसके तहत जो है भारत सरकार यहाँ पर भी 5,000 करोड़ जो है यहाँ पर देगी पीएलआई स्कीम के तहत इस सेक्टर्स में भी। तो इसके लिए तैयार है। हालांकि अभी इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना इसकी अनाउंसमेंट हुई है और ना ही यहाँ पर 7,000 करोड़ वाली पीएलआई की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इसकी रेडीनेस के बारे में यहाँ पर जो ऑथर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार की तैयारी यहाँ पर पूरी है। और इसके अलावा जो रिटेल जो गिगांट है जैसे अमेजॉन है, तो यहाँ पर उन्होंने भी अनाउंस किया है रिसेंटली कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सेटअप करेंगे चेन्नई में, जहाँ पर वो अमेजॉन फायर टीवी स्टिक डिवाइसेज जो है उनको यहाँ पर उनकी प्रोडक्शन जो है शुरुआत करेंगे उसकी 2021 की एंड में। ओके, तो यहाँ पर अभी सेटअप हो रहा है।
तो ये होता क्या है, अमेजॉन फायर टीवी स्टिक डिवाइसेस क्या होते हैं, इसमें यहाँ पर एक पेन ड्राइव मिलती है आपको, दूसरा एक रिमोट मिलता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, तो जब पेन ड्राइव को आप अपने टीवी में इंस्टॉल करते हो ना, तो आपका नॉर्मल टीवी भी जो है स्मार्ट टीवी बन जाता है। जो भी चीज़ें स्मार्ट टीवी में चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें आपको जो है मिलती हैं। चाहे आप म्यूजिक एंजॉय करो, चाहे आप कोई गेमिंग एंजॉय करो, चाहे आप कोई पिक्चर देख लो, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है स्मार्ट टीवी ये जो सर्विस है ये प्रोवाइड की जाती है अमेजॉन के द्वारा। तो इसको बोला जाता है अमेजॉन फायर टीवी स्टिक्स। तो इसके अलावा डिक्सन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी आगे बढ़ रही है, जो लैपटॉप्स और टैबलेट्स हैं या फिर डेस्कटॉप्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो यहाँ पर आने वाले समय में काफ़ी अच्छा जो है ना आपको एक सिनेरियो देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में। तो भारत सरकार इसके यहाँ पर इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा जो है काम कर रही है। और इसके अलावा और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगी, खासतौर पर जो यहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स हैं और जो एग्रो केमिकल्स हैं उनके क्षेत्र में भी। और आगे बात करें कि जो PLI स्कीम है वो भारत को जो ग्लोबल सप्लाई चेन है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसका यहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट बना देगी आने वाले समय में, कि अच्छे खासे तौर पर जो है हम यहाँ पर कॉम्पीट कर सकें जो इंटरनेशनल लेवल पर जो यहाँ पर अलग अलग मुल्कों के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, खासतौर पर जो चाइना की बात करें तो। और इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो एक्शन है अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, जब भी हम इंप्लीमेंट करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, जहाँ नया कोई प्लांट लग रहा है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन सभी स्कीमों का यहाँ पर फुल एडवांटेज तभी होगा जब यहाँ पर स्टेट्स भी जो है ना, राज्य जो है वो भी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि अगर बात करें टू द पॉइंट एंड द बात करें तो यहाँ पर बात यही निकल कर आती है कि राज्यों में ही प्लांट लगने हैं। ओके, तो राज्य सरकार जब तक यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपनी अच्छी नहीं दिखाएगी तब तक यहाँ पर अच्छे से काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बात करें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर अच्छे तौर पर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और अच्छी सस्ती बिजली की अगर आप पावर सप्लाई आप देना चाहते हो तो ये राज्य के ऊपर है। ओके, तो राज्य यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है बनाना है आने वाले समय में, ता जो कि राज्य जो है वो भी रिफॉर्म लेकर आए इसी ना किसी तरीके से, कि ता जो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, अच्छी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और अच्छी जो है सस्ती जो है बिजली जो है प्रोवाइड कर सके। तो यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पर एक्शन लेना होगा कि किसी तरीके की भी गलत एक्टिविटी जो है ना वो ना हो पाए। खासतौर पर होता क्या है, जब देखो अगर कोई नया प्लांट लगना होता है ना तो वहाँ पर सबसे पहले चाहिए होती है ज़मीन। तो जब ज़मीन चाहिए होती है, जब कोई कंपनी ज़मीन एक्वायर करती है तो उसके बाद में क्या होता है कि लोकल लीडर्स आ जाते हैं, कुछ ऑफिशियल्स आ जाते हैं कि आपने फलाना फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, ठीक है, कोई टैक्स नहीं दिया। तो इस तरीके की मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि कंपनी फिर नाराज़ होना शुरू हो जाती है। तो उसको लगता है कि मैंने इन्वेस्ट क्यों किया यहाँ पर। और दूसरी ओर जो लोकल लीडर्स आ जाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि आप हमारी ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते, पहले पैसे दो फिर जो है आप ज़मीन एक्वायर करोगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से ये बात करते हैं, या फिर हमारा दाम सही नहीं मिल रहा हमें, जो आप ज़मीन दे रहे हो, आप अगर लगा रहे हो प्लांट तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब होगा। मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। तो राज्य सरकारों को यहाँ पर सोचना होगा कि एनवायरनमेंट जो है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ना खराब होना पाए, वो खराब ना हो इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा पैसा, वो सोचेगा मैं यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करूँगा, मैं किसी और मुल्क में इन्वेस्ट कर देता हूँ, वो वहाँ पर ज़्यादा फायदा रहेगा। क्योंकि भारत में तो ज़्यादातर यही सिनेरियो रहा है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो फिर कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं रतन टाटा की बात करूँ तो टाटा नैनो का प्लांट लगाया था उन्होंने शुरुआत में, जब सन 2009 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। तो टाटा नैनो का प्लांट कहाँ पर लगना शुरू हो गया था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो सब कुछ वहाँ पर सेटअप हो गया था, लेकिन बाद में जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो उस समय अपोजिशन पार्टी थी, तो ममता बनर्जी उस समय लीडर थी वहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया कि किसानों की आप ज़मीन एक्वायर कर रहे हो, हम ज़मीनें नहीं देंगे। तो फिर बाद में 300 करोड़ का लॉस खाकर भी रतन टाटा ने प्लांट वहाँ से उठाकर गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर दिया। तो दोबारा कभी वो गए नहीं। तो यहाँ पर जब रतन टाटा की जब इंटरव्यू आई थी ना, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो वहाँ इसलिए गया था कि वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने वहाँ पर प्लांट लगाया था। तो यहाँ पर इस तरीके का सिनेरियो नहीं बनना चाहिए। तो ये तो चलो हमारे घर के प्लेयर हैं, लेकिन जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो पेश होगा तो फिर वो पीछे हटेंगे। फिर जो ऑब्जेक्टिव है ना भारत सरकार का कि हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि ऐसा इकोसिस्टम हमने तैयार करना है कि जो कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगती है ना, उसको सप्लायर जिस चीज़ की यहाँ पर सप्लाई चाहिए वो भी उसको आसपास से मिल जाए। जैसे अगर किसी ने ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री लगानी है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा लोहा चाहिए, तो वो उसी जगह के आसपास लगाएगा ना अपनी फैक्ट्री। जैसे झारखंड में लगा सकता है, या फिर मालवा रीजन में जो भी एरिया जहाँ पर कच्चा लोहा ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर लगा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, हाईटेक सेक्टर्स की बात करें, जैसे टेलीकॉम सेक्टर उसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कंपनी है यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाना चाह रही है, फॉर एग्जांपल जैसे 5G के लिए 5G का ढांचा तैयार करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर जो है रिलायबल असेस चाहिए कंपोनेंट्स का, जो कि उसके आसपास के क्षेत्र से ही उसको अवेलेबल हो।
और आगे बात करेंगे जो टोटल प्रोडक्शन निकलेगी फ़ोन्स की, तो आने वाले 5 सालों में, तो फिजिकल ईयर 2021 से अगर हम बात करें तो उससे उसके बाद जो 5 साल आएंगे तो यहाँ पर उसकी जो टोटल वर्थ निकलेगी वो 10.5 लाख करोड़ के आसपास की होगी। ओके, जितनी प्रोडक्शन हम जो है करेंगे टोटल मोबाइल फ़ोन्स की आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होगा वो एस्टिमेशन यहाँ पर है 6.5 लाख करोड़ का, और जो डोमेस्टिक सेल होगी वो है यहाँ पर 4 लाख करोड़ रुपए की। तो इसके अलावा भारत सरकार को जीएसटी से जो रेवेन्यू आएगा वो तो आएगा ही आएगा। दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लैक्स ऑफ जॉब जो है ना वो जनरेट होगी आने वाले समय में इसी स्कीम के तहत। और लास्ट में बात कर रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो दलाली करती हैं, जो कहने का मतलब है जो आपका पैसा इन्वेस्ट करवाती किसी कंपनीज में, किसी भी कंपनी में जहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा हो, तो उसको हम ब्रोकर बोलते हैं। तो उनकी भी अलग से फर्म काम करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ब्रोकर्स जो है आगे उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं जो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं और अच्छी अच्छी फर्म में जो है उनका पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं, तो उसका यहाँ पर दलाली का जो है ना उसका कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फर्म्स है जो बिल्कुल बारीकी से जो ना हमारा पीएलआई स्कीम के तहत जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं तो उनको अच्छे से उनके ऊपर नज़र बनाई रखी है उन्होंने। तो यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है विलियम ओनाइल। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बात की है, तो एक एडवाइजरी भी यहाँ पर उन्होंने लिस्ट की है अपने क्लाइंट्स के लिए कि जो है ना एक अच्छी खासी नज़र जो है बनाई रखी है कुछ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर, क्योंकि फ्यूचर जो है ना इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा दिख रहा है इंडियन कंपनीज में, क्योंकि इस पीएलआई स्कीम के तहत लग रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग जो है आगे बढ़ के आएगी, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पर्पस जो है ना आने वाले समय में बनेगा। तो इसी के तहत यहाँ पर जो कुछ फर्म्स है जो यहाँ पर नज़र बनाई रखी है भारत की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के जो राइटर हैं वो फॉर्मर चेयरमैन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया था और इसका मेन पर्पस क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रंट पेज न्यूज़ की। तो जो सबसे पहले न्यूज़ है तो यहाँ पर बात करें कि जो भारत के सोशल मीडिया रूल्स है ना वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाकी मुल्कों को भी, जहाँ पर अच्छा खासा जो है सोशल मीडिया का जो प्रचलन होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वो भी यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। तो उनको भी लग रहा है कि हमें भी अपने यहाँ जो है ना भारत के जैसे ही हमें रूल्स को टाइट करना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो उनकी कंट्रीज में जो कंपनीज काम कर रही हैं तो उनको वो बोल रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो भी कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पर आता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर गलत है, अगर फेक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद से लीजिए। और साथ ही साथ जो आपका जो डाटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस है उसको भी यहाँ पर जो है टाइट करने की बात कर रहे हैं वो। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई हम स्टेप लेते हैं तो ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और जो प्राइवेसी है तो उसको जो है यहाँ पर धक्का लग सकता है। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि जो भारत की अगर मार्केट की बात करें ना, कितनी बड़ी मार्केट है, तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टॉप 3 मार्केट्स हैं उसमें से एक है भारत। तो यहाँ पर 700 मिलियन यूजर्स हैं यहाँ पर सोशल मीडिया के। तो यहाँ पर डिजिटल पॉलिसी यहाँ पर जो बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, तो उसको यहाँ पर अच्छे से जो है फॉलो किया जा रहा है जो बाकी नेशंस हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट है ना, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर 700 मिलियन यूजर्स हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये भारत के नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के हैं। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर भारत में 5 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं ओके सोशल मीडिया के। तो यहाँ पर इसी के चलते जो है थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करने के तहत नए आईटी रूल्स जो है वो लाए गए हैं यहाँ पर हमारी जो आईटी मंत्रालय उसके द्वारा। तो वहाँ पर क्या क्या बातें कही गई, तो वहाँ पर पहली बात बोली कि अपने जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसको यहाँ पर डाइल्यूट करो, खत्म करो, ताकि जो कि ट्रेसेबिलिटी जी ना वो बढ़ सके। कहने का मतलब है आप ट्रेस कर सके मैसेजेस को कि शुरुआत में अगर किसी ने फेक न्यूज़ डाली है तो वो शुरुआत करने वाला कौन था, तो उसको ट्रेस करना है। तो उसके तहत यहाँ पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन को डाइल्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो ये हालांकि व्हाट्सएप या इसके अलावा जो और जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं, तो व्हाट्सएप यहाँ पर कह रहा है कि अगर एंड टू एंड एनक्रिप्शन हम डाइल्यूट करते हैं, खत्म करते हैं, तो फिर प्राइवेसी खत्म हो जाएगी जो हमारा कंज्यूमर है उसकी। तो भारत सरकार ने भी यहाँ पर बात साफ कर दी कि हम प्राइवेसी को हम खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन ये ट्रेसेबिलिटी का काम आप ही का, तो आप जैसे मर्जी करो लेकिन करो। तो देखो एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होती है, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज किया, मेरा मैसेज मेरे दूसरे दोस्त तक पहुंच गया जिसको मैंने किया मैसेज, तो मैंने एनकोड किया, उसने डिकोड किया, बीच में तीसरा कोई नहीं आया। अगर ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन उड़ती है, खत्म होती है, तो बीच में अगर तीसरा कोई आता है तो फिर हमारी प्राइवेसी क्या रह जाएगी। मैं अगर कोई भी बात यहाँ पर कर रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, तो वो बात को तीसरा भी देख लेगा ना। तो अगर ट्रेसिबिलिटी यहाँ पर ढूंढनी है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कह रहा है कि मुझे पूरा का पूरा अपना स्ट्रक्चर जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके तो पहली बात तो ये कर रहे हैं। दूसरा ये जो नए रूल्स हैं इसमें ये बात कही जा रही है कि वेरिफिकेशन रखो आप यूजर्स के लिए कि मतलब कौन सही है और किसका यहाँ पर फेक अकाउंट है। ओके तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता हो। इसके अलावा ऑफिस सेटअप करिए भारत में, और यहाँ पर नए और सीनियर जो ऑफिसर्स है, जो नोडल ऑफिसर, जो ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स, उनको आप हायर कीजिए
ता जो कि अगर कोई रिपोर्ट करवानी है किसी कस्टमर ने कि आप मेरे अकाउंट में या किसी अकाउंट में मैंने यहाँ पर फेक न्यूज़ देखी, तो उसके बारे में वो बात बता सके जाकर। इसके अलावा जो भी अगर फेक कंटेंट कोई चढ़ता है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको 24 से 36 घंटों के बीच में आपको रिमूव करना होगा। ऑटोमेटेड टूल यूज़ करो ता जो कि जो अब्यूज़ निकल कर आते हैं चाइल्ड के रिलेटेड, रेप के रिलेटेड, उसको खत्म किया जा सके। इसके अलावा यूजर्स को इन्फॉर्म करो अगर आप कोई भी अगर उनका अकाउंट जो उसको ब्लॉक कर रहे हो तो। और साथ ही साथ महीने के हिसाब जो है ना, अपनी महीने के हिसाब से अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करो जिससे पता चले कि एक महीने में आपने क्या क्या काम किया है। और आगे यहाँ पर बात करें ईपीएफओ के बारे में, जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो यहाँ पर एक प्रोविडेंट फंड होता है जो यहाँ पर अगर कोई भी जॉब कर रहा है ना किसी भी तरीके की, चाहे सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी है, तो उसका प्रोविडेंट फंड कटौती होती है, उसका एक अलग से ना ईपीएफओ अकाउंट बनता है जहाँ पर वो पैसा जाता रहता है। तो अभी इस साल के बजट प्रपोजल में भारत सरकार क्या कर रही है कि जो वो ईपीएफ अकाउंट में अपना पैसा देता है ना, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो अभी उस ब्याज के ऊपर भी भारत सरकार जो है टैक्स लगाने जा रही है अगर उस बंदे की एक साल की जो यहाँ पर ईपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो। ओके, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सैलरी की बात नहीं कर रहे। ओके, तो अगर ईपीएफ इतना ज़्यादा कोई 2.5 लाख से ज़्यादा दे रहा है साल का, इसका मतलब उसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसके तहत यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 75% होता जो सब्सक्राइबर्स है ईपीएफ के, वो यहाँ पर पीछे हट जाएंगे, वो यहाँ पर पैसा डालेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये पैसा वो होता है जो बाद में रिटायरमेंट में उसको एज ए पेंशन मिलता है बाद में इसी अकाउंट के तहत। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बात करें कि जिनकी बेसिक सैलरी अभी 1.73 लाख है एक महीने की, तो वहाँ पर जो है ये हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे लोगों को इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर बात करें एक वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, तो यहाँ पर ये दूसरी ऑप्शन है उनके पास, तो वहाँ पर ये जा सकते हैं, अपना पैसा उस फंड में रख सकते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट की जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है पर महीने के हिसाब से, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से नंबर बताया हुआ है, कितने यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर जो है यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट होल्डर है और कितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है महीने के हिसाब से। किसी की 20,000 से कम है, किसी की 20,000 से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से यह सारा डाटा है, इसको थोड़ा सा आप नज़र घुमाइए इस पर। और इसके अलावा यह जो बंदे हैं जो यहाँ पर कस्टमर हैं जो यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट होल्डर हैं, अगर ये वीपीएफ में ट्रांसफर होते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों जाएंगे? तो इसके कुछ रीजन बताए गए कि पहली बात तो पैसा सेफ रहेगा, दूसरा हाई रिटर्न मिलेगा, तीसरा ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तीसरा श्योर रिटर्न है, तो यहाँ पर किसी तरीके का मार्केट रिस्क भी नहीं है। तो इसके तहत जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे सारे ईपीएफ वाले। और अगर आपका भी कोई ईपीएफ अकाउंट है, अगर आप भी ईपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं, तो आपके लिए खबर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और आगे जिन्होंने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने यहाँ पर स्टेट्स को जो है यहाँ पर गाइड कर दिया किस तरीके से जो है अब तीसरा फेज जो हम यहाँ पर चलाने जा रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव का। तो इसके तहत यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी है कि कौन सी वाली वैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड लगेगी या फिर कोवैक्सीन लगेगी। तो इसके बारे में आप जो है किसी को नहीं बता सकते। जब भी आप अगर सपोज करो अपॉइंटमेंट दे रहे हो कोई रजिस्टर कर रहा है अपने आप को वैक्सीन के लिए, तो तब नहीं बताना, ये तब भी पता चलेगा जब वो इनकुलेशन सेंटर में पहुंचेगा, जब उसको वैक्सीन लगने वाली होगी उस बंदे को, तभी पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन उसको लगनी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड को बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन को बना रहा है भारत बायोटेक। और आगे बात कर रहे हैं कि जो टाटा ग्रुप की, टाटा मोटर की जो कंपनी है जैगुआर और लैंड रोवर, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट करने जा रहे हैं 2025 तक इलेक्ट्रिक ओनली में, मतलब कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से इनके बनाए जाएंगे इन कंपनीज के। तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर टाटा चाह रहा है कि बड़े स्केल पर जो है इस मार्केट को एक्सपैंड करेगा और टारगेट जो है यहाँ पर आने वाले समय में फिस्कल ईयर 2026 तक 3 लाख करोड़ का जो है टर्नओवर इस सेक्टर में ये बनाना चाह रहा है। तो इन सभी जो यहाँ पर लग्जरी ब्रांड है इनको यहाँ पर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट जो है वो करने जा रहा है टाटा मोटर्स। तो यहाँ पर आप टाटा मोटर्स का एनुअल रेवेन्यू दे सकते हो कितना है अलग अलग साल के हिसाब से। तो यहाँ पर ये अपने आप को यहाँ पर जीरो नेट डेप्ट भी यहाँ पर घोषित करेगा, कोशिश करेगा कि फिस्कल ईयर 2024 तक जो है ना जीरो डेट इनका हो जाए। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें कि 9 बैंक और 2 नॉन बैंक लेंडर जो हो पैसा देंगे 7,000 करोड़ रुपए बैड बैंक में। तो ये बैड बैंक का प्रपोजल इसी साल बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया है। इसका दूसरा नाम है वो है नेशनल ARC, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अभी इसको बनाया जाएगा, तो यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए जो है इसको दिए जाएंगे। तो ये इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कि जो पैसे इसको दिए जाएंगे उसी पैसे से जिन सरकारी बैंकों का जो है NPA हो चुका है, जो लोन जो है वो बैड लोन हो चुका है, तो वो बैड लोन को ये खरीदेगा खुद से पैसा देकर। ओके, तो फिर खरीदने के बाद ये खुद से यहाँ पर कोशिश करेगा कि खुद से पैसा इन्फ्यूज करके उस लोन को चलाने की कोशिश करेगा कि जिसने भी लोन लिया था उसका काम चले और इंटरेस्ट रेवेन्यू दोबारा से आना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पर फेल हो जाता है तो फिर बाद में क्या करेगा, उसके सारे एसेट्स को बेचेगा और पैसे को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ये बैड बैंक, इसका दूसरा नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। और जो 9 बैंक यहाँ पर पैसा देंगे इसमें यहाँ SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ICICI बैंक है, IDBI बैंक है, एक्सिस बैंक है। और 2 यहाँ पर नॉन लैंडर हैं जिनका नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा है रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और इन्हीं लैंडर्स के द्वारा जो है 2 लाख करोड़ का बैड लोन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसको कि यहाँ पर लिया जाएगा 40,000 या 50,000 करोड़ रुपया देकर। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से काम चलेगा आने वाले समय में। और इसके अलावा बात करें कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, तो यहाँ पर इसको प्राइवेट स्टेटस देने की यहाँ पर बात करें कि उसी से यहाँ पर डोमिनेट होगी। तो 100 करोड़ का इसका कैपिटल बेस होगा। तो बैंकर्स यहाँ पर आस लगा रहे हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर स्टेटस होगा ना एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, तो उससे यहाँ पर जो नया टैलेंट है, बेस्ट टैलेंट है ना, उसको हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सुविधा इनको मिलेगी। और आगे बात करें ब्लैक मनी एक्ट की, तो इस एक्ट के तहत जो है नोटिस आने शुरू हो गए हैं। तो साल 2016 में ये लागू हुआ था ये वाला एक्ट। इसका पूरा नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। ओके, तो इसको बनाया गया था। इसका कुछ यहाँ पर पुराने एक्ट ऐसे थे कि कुछ उनमें खामियां थी, जिसको पूरा करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो मुंबई में जो है ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन निकल कर आती, तो वहाँ पर 400 नोटिस जो है इस शहर में अभी दे दिए गए, शुरुआत हो चुकी है इससे। तो यहाँ पर 2016 में ये इफेक्ट में आया था। तो यहाँ पर प्रूफ बेस यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से जो है यहाँ पर जिस तरीके से भी टैक्स में नुकसान हुआ उसको यहाँ पर जो है भरपाई की जा सके। और जो पुराने टैक्स की पुराने जो एक्ट्स की लिमिटेशन थी उनको यहाँ पर सही करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होती हैं टेस्ट केसेस के हिसाब से, ट्रस्ट बेनिफिशियरीज होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हिसाब से कितना टैक्स यहाँ पर दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, तो पूरी यहाँ पर पड़ताल की जाती है। और टैक्समैन जो है ना यहाँ पर इनको इन्फॉर्मेशन भी ये ले सकते हैं अगर कोई इनकम टैक्स से आया है। तो फॉर एग्जाम्पल जो अगर सिक्योरिटीज़ की बात करें, जहाँ फिर कोई सराफा बाजार है, तो उसका क्या काम है, कितना पैसा कमा रहा है, ज्वेलरी में या पेंटिंग्स में है, तो कहाँ पर कितना पैसा है, तो कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो पूरी डिटेल जो है ना इस टैक्स के तहत जो है, इस एक्ट के तहत जो है जानी जा सकती है। तो इसके तहत ये ब्लैक मनी एक्ट बनाया गया है। तो इसका यहाँ पर कोशिश यही है कि इनकम टैक्स में जो है ना वृद्धि हो और काला पैसा जो है ना उसको सेव किया जा सके, भारत का जो यहाँ पर खजाना उसमें डाला जा सके। और आगे बात करें ई स्पोर्ट्स के बारे में, तो ई स्पोर्ट्स के बारे में कहा जा रहा है कि नए ज़माने का घोड़ा है। तो यहाँ पर जो डिजिटल प्ले ग्राउंड है वो 130 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेटर हैं ई स्पोर्ट्स के मामले में। तो काफ़ी बड़ा साइज जो है ऑडियंस का हो जाएगा आने वाले समय में, फिजिकल ईयर 2025 तक। तो इसके तहत कुछ फर्म्स का नाम यहाँ पर ले रहे हैं जो ग्लोबल गेमिंग में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पबजी वगैरह गेम थी। इसी के तहत यहाँ पर और जो यहाँ पर नई गेम्स जो आएंगी उसके रिगार्डिंग जो फर्म्स जो गेम्स बनाती हैं तो उनका यहाँ पर नाम है, यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो पबजी तो यहाँ पर चलो इस इकोसिस्टम से बाहर होगी पिछले साल। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि इनको एज ए सपोर्ट लिया जाए, इनको ई स्पोर्ट कहा जाए, ना कि आप इनको मिक्स करें ऑनलाइन गैम्बलिंग के साथ। मतलब कि यहाँ पर भी जुआबाजी चलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से गेम है, एक तरीके से सपोर्ट है। आने वाले समय में इसी का फ्यूचर जो है होने वाला है आने वाले टाइम पे। और इसके तहत ये भी बात करें कि जो कंज्यूमर और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पर ये भी अपना बजट बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, स्पॉन्सर कर रहे हैं। इनके जो टूर्नामेंट्स किए जाते हैं, इनकी जो इंडस्ट्री है उसमें वृद्धि की जा सके। और इसके अलावा जो न्यूज़ है वो अडानी ग्रीन के बारे में। जो अडानी ग्रुप है वो हीरो सोलर प्रोजेक्ट जो है इसको बाय करने की अब यहाँ पर सोच रहा है। तो 250 मेगावाट का हीरो फ्यूचर एनर्जीज का यहाँ पर प्लांट है जोधपुर राजस्थान में। तो अगर बात करें अडानी ग्रीन की, तो यहाँ पर इनकी जो अभी कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की 14.8 गीगावाट है। तो आने वाले समय में ये और इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो कैपेसिटी है वो 74% जो है सोलर से आएगी, 12% विंड से आएगी, 14% जो है विंड सोलर हाइब्रिड से आएगी। जो यहाँ पर ये प्लांट है 250 मेगावाट वाला, तो ये सभी जो है डिटेल्स मैंने बताई तो इसके बारे में है जो 250 मेगावाट वाला प्लांट है। और आगे जो न्यूज़ है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3000 से ज़्यादा जो है ना और न्यू एनिमी प्रॉपर्टी जो है उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो इसका काम किसको दिया हुआ है? इसका काम दिया हुआ है कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पर अभी पहले 9000 के आसपास इसकी गिनती थी एनिमी प्रॉपर्टीज की, अभी 3000 से ज़्यादा और ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर इसकी पूरी गिनती 12,426 बन चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है? जैसे पाकिस्तान या चाइनीज़ जो कभी यहाँ पर भारत में रहे या भारत के जिन क्षेत्रों में रहे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर थी अभी वो छोड़कर चले गए अपने देशों में, वहाँ पर बस गए हैं, तो उनकी वो सभी प्रॉपर्टीज़ को हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार उसको आइडेंटिफाई करती है और यहाँ पर कोशिश करती है कि यहाँ इनको भी बेचकर जो है ना थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सके। तो यहाँ पर इनको जो अक्वायर किया जाता है वो किया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के तहत। तो जो इनकी 9000 एनिमी प्रॉपर्टीज है, जो इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1 लाख करोड़ के आसपास की है। और इसी के साथ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट एक बनाया गया था जिसके तहत जो है यहाँ पर इन प्रॉपर्टी के साथ डील किया जाता है कि कैसे इनको एक्वायर करना है, किस हिसाब से सेल करनी है। और यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है, अगर चाइनीज़ नेशनल्स की बात करें तो इनकी एनिमी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मेघालय में है, सबसे कम जो है कर्नाटक और दिल्ली में है। और अगर पाकिस्तानीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इनकी उत्तर प्रदेश में से है और सबसे कम जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो बीच का भी आप जो सिनेरियो देख सकते हो कहाँ पर कितनी कितनी एनिमी प्रॉपर्टीज़ अभी भी हैं।
और आगे जो न्यूज़ यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि भारत से कॉटन जो है उसको इंपोर्ट कर सके और दोबारा से जो इनकी पीस स्टॉक है ना वो रिस्टोर हो सके। तो हालांकि पाकिस्तान ने ही यहाँ पर इसको आर्टिकल 370 के तहत इसके खिलाफ इसको मुद्दा बनाया था अपने देश में। तो जितने भी बायोलेटरल टाइज थे उनको खुद ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया था यूनिलेटरली। हालांकि भारत की ओर से ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं था। तो अभी पाकिस्तान खुद ही चाह रहा है कि कॉटन को हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं और दोबारा से जो है बातचीत शुरू हो। तो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो। और आगे जो न्यूज़ है वह एटी मार्केट वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है तो यहाँ पर रिकॉर्ड सेल कर गए हैं अपने ये शेयर्स को। तो 10,000 करोड़ के शेयर जो है ये सेल कर चुके हैं अपने जितना भी लोकल डेट इनकी सिक्योरिटीज इनके पास थी, जितने भी शेयर इन्होंने खरीदे थे। तो मार्केट में काफ़ी डिक्लाइन हमारे देखने को मिला है भारत में। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि यूएस में जो है ना यूएस में यील्ड ज़्यादा निकल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर मार्केट काफ़ी उछाल मार रही है। ओके, तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हाल पूरी एशिया की मार्केट का यहाँ पर सिनेरियो जो है नज़र आ रहा है। तो जो वॉल स्ट्रीट मार्केट है, जो न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, ज़्यादा जो है रेट्स जो है हार हो रहे हैं। तो उसके तहत यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भारत में से जो है यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो है वापस ले लिया, अपनी जेब में दोबारा डाल लिया, अपने शेयर्स जो है वापस बेच दिए। और इतनी एफपीआई आई नहीं जितनी की चली गई है। और आगे जो न्यूज़ है वो भी सेम पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो ओपेक प्लस कॉलिशन है तो उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मार्केट को कूल करने के तहत आप एक्स्ट्रा बैरल की सप्लाई कीजिए। तो इन्होंने क्या किया था, हाल ही पिछले कुछ महीनों में इन्होंने सप्लाई कट कर दी थी, आउटपुट को थोड़ा कम कर दिया था। तो इसी के तहत यहाँ पर इनको अभी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में। तो यहाँ से इनको कहा जा रहा है कि अभी ज़रूरत है कि ज़रा बैरल की सप्लाई जो यहाँ पर भेजें, प्रोडक्शन ज़्यादा करें। तो अभी इसके बारे में यहाँ पर मीटिंग बैठेगी इनकी। तो इसके बारे में ये सोचेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी है। तो यहाँ पर जिस कॉलिशन को जो लीड करते हैं वो सऊदी अरब है और दूसरा है रशिया। और इसके अलावा एक और यहाँ पर संगठन जिसको हम सिंपल ओपेक बोलते हैं। एक ओपेक है, एक ओपेक प्लस है, दोनों में क्या अंतर है तो इसके बारे में कृपया आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। और आगे जो न्यूज़ है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाले पेज में। तो यहाँ पर आरबीआई की एक नई रिपोर्ट आई जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो उसमें यहाँ पर बात की है कि जो इन्फ्लेशन का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी, जो टारगेट सेट किए थे कि इसी तक हमने इन्फ्लेशन रखनी है हाउस होल्ड की, तो अभी इसमें जो है वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अभी ये स्टेबलाइज नहीं हो पाई है। तो ये 9 से 10% जो है चलेगी फॉर हाउस होल्ड। मतलब इन्फ्लेशन का दर काफ़ी बढ़ चुका है। टारगेट इनका रहता है 6% तक का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए। और आगे जो न्यूज़ है यहाँ पर बात करें इकोनॉमी माइक्रो एंड मैक्रो एंड मोर वाले पेज में। तो यहाँ पर बात करें जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि इनकी पड़ताल की जाएगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ मिसमैचेस जो है वो पाए गए हैं इनके इनकम टैक्स और जो इन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्स फाइलिंग की है उनके बीच में। तो यहाँ पर डाटा करेंसी की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब सही डाटा इनको नहीं मिला है। तो हेराफेरी यहाँ पर हो रही है, जिसके तहत यहाँ पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है काफ़ी सख्त हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर जो उठाए जाएंगे जो टैक्सेबिलिटी हॉस्पिटल्स की, जो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म्स है जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए काम करती हैं कि आपका सीए का डाटा हम तैयार करेंगे, कितना टैक्स आपने देना है, तो इसका पूरा ये प्रावधान खुद से तैयार करते हो। इसमें मिसमैच होते हैं, ओके, और बहुत सारी धोखाधड़ी भी इसमें होती है। तो इसके तहत यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सख्त हो रहा है और यहाँ पर कोशिश करेगा कि इन सभी सिचुएशन को सही की जाए। और इसके तहत यहाँ पर ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर जो है हायर करेगा डाटा एनालिटिक्स के लिए, मतलब कि किसी तरीके की गड़बड़ी है ना वो ना हो पाए। और आगे जिन्होंने यहाँ पर बात करें कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है जिसको ICAI के नाम से भी जानते हो, तो यहाँ पर एक वार्निंग दी है स्टूडेंट्स को कि कुछ स्टूडेंट्स ने गलत जो थी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो थी फॉल्स मटेरियल जो था वो यहाँ पर रिगार्डिंग एग्जाम के यहाँ पर अपलोड किया गया। तो इसके द्वारा जो है ICAI के जो प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर उन्होंने एक बार वार्निंग दी है, एक सिर्फ एडवाइजरी जो है वो इशू की है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है। तो इसके तहत वार्निंग यहाँ पर यही दी गई कि अपनी पोस्ट जो है ना उसको आप अपने हिसाब से इस हिसाब से डालें कि जो यहाँ पर जो संस्था है उसकी जो प्रभुसत्ता है उसको नुकसान ना पहुंचे। ओके, तो इस तरीके से जो है आप जो है आगे काम करो। तो वैसे भी जो अगर सोशल मीडिया की अगर बात करो, अगर आप कोई भी पोस्ट डालना जा रहे हो ना, अभी डालना चाह रहे हो या डालने जा रहे हो, तो आप सोच समझ के डालें। किसी तरीके की कोई गलत जो खबर है वो अपलोड नहीं होनी चाहिए। अगर अपलोड होती है तो अच्छा खासा एक्शन जो है अभी नए रूल्स के तहत हो सकता है। और आगे जो न्यूज़ है वो है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात करें जो टाटा ग्रुप है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट सोशल कमिटमेंट्स को जो है ना वो प्रायोरिटी देकर आगे चलेगा। तो उसी के तहत जो टाटा सन्स उन्होंने यहाँ पर एक जो डायरेक्टिव है ना वो अपनी जितने भी इनकी ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनको भेजा है अर्जेंटली कि आप फॉलो अप करें और बताएं कि किस तरीके से जो है कंपनीज जो है टारगेट करके चल रही हैं एनवायरनमेंट को, सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ESG बोलते हैं। तो इसके तहत यहाँ पर जो है आगे भी काम करेगी टाटा कंपनी। फॉर एग्जांपल जो टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा केमिकल्स है, टाटा स्टील है, तो इन जैसी कंपनीज को यहाँ पर फोकस किया गया कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हमने काम करना है, सोशल और जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इसके नॉर्म्स को भी हमने फॉलो करके चलना है। और आगे जो न्यूज़ है वह डिसरप्शन स्टार्टअप्स एंड टेक वाले पेज में से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं इसरो ने, जो इसरो की जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसका एक यहाँ पर कमर्शियल विंग है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड।
तो इसके द्वारा जो है इसका पहला कमर्शियल मिशन जो है उसको यहाँ पर जो है अंजाम दिया गया है। तो यहाँ पर ब्राज़ील का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया 1, तो इसको जो है लॉन्च किया गया है। ओके, एतवार को ये लॉन्च हुआ। तो यहाँ पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ओर से यहाँ पर इस व्हीकल से ही इसको लॉन्च किया गया है सैटेलाइट को। तो यहाँ पर 18 स्मॉल और माइक्रो सैटेलाइट्स हैं एज को पैसेंजर्स। ओके, तो इंक्लूडिंग यहाँ पर भगवत गीता भी लेकर जाई गई है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो फोटो है ना वो भी यहाँ पर साथ में लेकर जाएगी। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये पहला मिशन है और ये कमर्शियल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। और अभी वक्त है शीशे के सामने जाने का। 3 वर्ड्स है आपके सामने, पहला है अमेलियोरेट, दूसरा है अमेनिटी, तीसरा है एमुलेट। तो पहले का मतलब है सुधारना, दूसरे का मतलब है सुख सुविधा और तीसरे का मतलब है ताबीज़। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए शीशे के सामने जाकर और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, आप ही को फायदा होगा आगे आने वाले समय में। और एग्जाम में भी ऐसे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश का जब पोर्शन आएगा तो वहां पर पूछे जाने की संभावना है। चलिए अभी समय है एक इकोनॉमी का कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो बात करें बजट की, तो बजट की अगर बात करें तो इसका नाम बजट नहीं होता है। हमारा संविधान है तो वहां पर जो बात लिखी है वो लिखी है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके तहत हम पूरे एक साल का सिनेरियो तैयार करते हैं, जो भी पैसा आया होता है टैक्सेस के रूप में से या नॉन टैक्सेस के रूप में से या फिर और अदर जितनी भी रिसिप्ट्स होती है जिसके तहत जो है भारत सरकार पैसा इकट्ठा करती है, तो उसी पैसे को जो है बाद में खर्चा करती है। तो उसका प्लान तैयार करती है जिसको हम बोलते हैं बजट और जिसको बोलते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होता है जब बैलेंस्ड बजट होता है ना, उसका मतलब होता है जितना पैसा आया सिर्फ उतना खर्चा किया या फिर उससे कम खर्चा किया। और जब अनबैलेंस्ड बजट होता है तो वो होता है कि जितना पैसा इकट्ठा किया टैक्सेस और अदर रिसिप्ट्स की मदद से उससे ज़्यादा खर्चा किया। ओके, और ज़्यादातर गवर्नमेंट्स जो यहाँ पर तरक्की करना चाह रही है ना, तो वो अनबैलेंस्ड बजट वाला फंडा जो है ना उसको फॉलो करके चलती हैं। क्योंकि अगर बजट डेफिसिट रहेगा तभी जो है खर्चा बढ़ेगा, जब खर्चा बढ़ेगा तभी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगेगा। और जब हम इसको लिमिटेड करके चलेंगे, सरप्लस रखेंगे बजट को, मतलब कि जितना पैसा आया सिर्फ उसके हिसाब से खर्चा करना है, खर्चा कम करना है, तो फिर तरक्की जल्दी नहीं हो पाएगी। ओके, तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट्स है वो अनबैलेंस्ड बजट वाला फंडा जो है उसको फॉलो करके चलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो अभी समय है नक्शे को आइडेंटिफाई करने का। तो बताइए ये कौन सा राज्य है, जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो चलिए, जो कल का जो मैप मैंने पूछा था, पिछले नक्शे की जो डिटेल्स है वो है राजस्थान की। तो इसको आप यहाँ पर देखिए किन किन राज्यों के साथ इसका बॉर्डर है। पंजाब से शुरू करिए, पंजाब से बॉर्डर लगता है, फिर हरियाणा के साथ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ है, फिर एमपी के साथ है, फिर गुजरात के साथ है, और इसका जो कंट्री बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री टच होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कब बनाया गया राजस्थान को? इसको एस्टैब्लिश किया गया था 30 मार्च 1949 को। कैपिटल जयपुर है, लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। और इसके अलावा जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, जो इनका लेजिस्लेचर वो यूनिकैमरल है और 200 सीट्स हैं, उसमें राज्यसभा की 10 सीट्स हैं, लोकसभा की 25 सीट्स हैं। ये यूनिकैमरल बाइकैमरल क्या होता है? यूनिकैमरल कहने का मतलब एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ओके, तो जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है वहाँ पर हम बाइकैमरल वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो भारत का पार्लियामेंट है वो भी बाइकैमरल है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, और उसी तरीके से राज्यों में भी होती हैं लेकिन बहुत लिमिटेड राज्यों में है। ओके, अभी सिर्फ 6 राज्यों में ऐसा है जहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाकी सभी राज्यों में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इनकी जो हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो 7 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। और अगर बात करें यहाँ पर जो टोटल इनकी जो जीएसडीपी निकल कर आती है, जीडीपी निकल कर आती है, वो 10 लाख करोड़ की है। ओके, और अगर बात करें इनके सिंबल्स की, तो जो यहाँ पर डांस है वो है घूमर, जो मैमल है इनका स्टेट मैमल वो है कैमल और चिंकारा, और जो स्टेट बर्ड है वो है गोदावन, और जो स्टेट फ्लावर है वो है रोहिडा, और जो स्टेट ट्री है वो है खेजरी, और जो स्टेट गेम है वो है बास्केटबॉल। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। लाइक करें इस लेक्चर को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।